सभी का इस YouTube चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिमिट स्टेट मेथड। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग डिजाइन फिलोसफी, डिजाइन कंसेप्ट्स की डिस्कस करने वाले हैं। ये मेथड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इस मेथड का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। ये मेथड वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है एंड इसने सारे ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस कर दिया। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जिसमें आपको पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट सीखने मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिमिट स्टेट का मतलब होता है स्ट्रक्चर का ऐसा कंडीशन जो कोलैप्स के जस्ट पहले का है। मतलब इट इज द कंडीशन जस्ट बिफोर द कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर इन विच द स्ट्रक्चर इज सेफ एंड सर्विसेबल। कोलैप्स के जस्ट पहले आपका स्ट्रक्चर सेफ है और सर्विसेबल है, उसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट। अगर मैं लिमिट स्टेट को डिस्क्राइब करूं तो लिमिट स्टेट एक नया मेथड डिजाइन का जो कि एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच है एंड इस पर्टिकुलर मेथड में हम लोगों ने दो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इंट्रोड्यूस किए हैं जिसका नाम है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल एंड द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड। लोड और मटेरियल के लिए अलग अलग सेफ्टी फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है इस मेथड में। अब ये मेथड ज्यादा क्यों चल रहा है? क्योंकि इसने सभी ट्रेडिशनल मेथड को रिप्लेस किया है। जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स है जैसे वर्किंग स्ट्रेट मेथड या फिर अल्टीमेट लोड मेथड, ये सभी मेथड आपको प्रॉपर इकोनॉमिकल डिजाइन नहीं दे पा रहे थे। अगर मैं वर्किंग स्ट्रेस की बात करूं तो वर्किंग स्ट्रेस में ज्यादा मटेरियल का कंजम्पशन होता, वो ज्यादा सेफ्टी पकड़ता था मटेरियल के टर्म्स में। अगर मैं अल्टीमेट लोड मेथड की बात करूं तो अल्टीमेट लोड मेथड में उसने पार्शियल सेफ्टी पकड़ा था सिर्फ लोड के टर्म्स में। बट लिमिट स्टेट मेथड में एक प्रॉपर बाइफर्केशन दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड एंड मटेरियल। अब हम लिमिट स्टेट मेथड में उसको कैटेगराइज कर रहे हैं दो हिस्सों में। तो सबसे पहला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अगर मैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करूं तो कोलैप्स में प्रॉपर चार कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन है फ्लेक्सर। यहां पर फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग। द फ्लेक्सर स्टैंड्स फॉर बेंडिंग। अब जो भी कंपोनेंट जिसमें बेंडिंग अलाउड है या फिर जिसमें बेंडिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर। आपका जो बीम कंपोनेंट है, द बीम इज यूजुअली अंडर फ्लेक्सर और इट इज अंडर बेंडिंग, दैट इज व्हाई इट इज डिजाइन्ड फॉर फ्लेक्सर। नेक्स्ट इज शियर कंपोनेंट। ऐसे कंपोनेंट जहां पर शियर फोर्स प्रीडोमिनेंट है, जहां पर शियर फोर्स बहुत ज्यादा है, उन कंपोनेंट्स को हम लोग शियर पे डिजाइन करेंगे। तो यूजुअली ये कंपोनेंट आता है बीम में। द बीम इज डिजाइन्ड फॉर शियर फोर्स। नेक्स्ट है कंप्रेशन। अब आपको पता होगा कि बिल्डिंग्स में होता है कॉलम्स, उन कॉलम्स पे आता है कंप्रेसिव लोड। तो कंप्रेसिव लोड के लिए हम लोग कॉलम्स को डिजाइन करते हैं। सो कॉलम इज अंडर कंप्रेशन। अब तो लास्ट है वो है टॉर्शन। अगर मैं टॉर्शन की बात करूं तो टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्टिंग। इट इज ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो इसका डिजाइन होता है वो होता है एंड बीम्स। जो भी एंड बीम्स है कंटिन्यूअस बीम्स में एंड बीम्स या फिर जिसको बोलते हैं एल बीम्स या फिर ऐसी बीम्स which are curved in plan। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में चार कैटेगरी है। सबसे पहला है फ्लेक्सर, शियर, कंप्रेशन एंड टॉर्शन, जिसके मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब अगर मैं बात करूं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो ये लिमिट स्टेट मेथड की खासियत है जिसने सर्विसिबिलिटी के टर्म्स में बात किया, जिसमें सबसे पहला आता है डिफ्लेक्शन। यहां पर आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब भी कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करता है तो ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जो कि सेफ रहे डिफ्लेक्शन में। जो भी परमिसिबल डिफ्लेक्शन है उससे कम आपको डिफ्लेक्शन आपके स्ट्रक्चर का रखना है। सो इट मस्ट बी डिजाइन फॉर डिफ्लेक्शन। क्रैकिंग, आपके स्ट्रक्चर में क्रैकिंग अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। अगर कोई वाइब्रेशन आता है ड्यू टू डायनेमिक लोडिंग उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन, उसको भी वो रेजिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है फायर रेजिस्टेंस। ये इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि स्ट्रक्चर को आजकल फायर रेजिस्टेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। आपका स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। अगर मैं इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करूं देन इट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल below which
not more than 5% of the test results are expected to fall. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी मटेरियल को डिजाइन कर रहे हो या आपने क्यूब कास्ट किया तो याद रखना उस क्यूब में जो फेलियर का परसेंटेज है वो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, यहां पर मैंने M20 कंक्रीट किया, यहां पर M20 का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यहां पे M का मतलब होता है मिक्स, 20 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ 15 सेंटीमीटर क्यूब एट द एज ऑफ 20 डेज, दैट इज 20 मेगापास्कल। इसका मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो है 20 मेगापास्कल। अभी वो 20 मेगापास्कल आया कैसे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपने M20 कंक्रीट के लेट अस से 100 क्यूब्स कास्ट किए, इसमें से इन 100 क्यूब्स में से 5 क्यूब्स ऐसे हैं जो कि आपको इररिलेवेंट रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब इसमें से 5% ऐसे रिजल्ट्स है जो कि आपके काम के नहीं है, जिसमें आपको स्ट्रेंथ जो मिल रही है वो बहुत ही कम मिल रही है, लेस देन 20 मेगापास्कल। आपके पास 95 क्यूब्स ऐसे हैं जो कि आपको स्ट्रेंथ ऐसा दे रहे हैं व्हिच इज मोर देन इक्वल टू 20 मेगापास्कल। इसका मतलब यह है कि 5% रिजल्ट्स आपके फेल हो रहे हैं, यहां पर 95% का रिजल्ट्स है वो पास हो रहे हैं। इसका मतलब और के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन 5% क्यूब किससे निकालेंगे, वी विल टेक द रिजल्ट्स ऑफ 95 क्यूब्स, दैट इज वी विल टेक द रिजल्ट्स ऑफ 95% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें 5% से ज्यादा के रिजल्ट्स फेल नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर 5 का 6 नहीं हो गया तो भी मैं उस टेस्ट को खत्म कर दूंगा, वो टेस्ट मेरे काम की नहीं है। अगर इसको मैं और एलैबोरेट कर दूं तो लेट अस से मैंने M20 कंप्लीट लिया था, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इट इज नॉट मोर देन 5%। मतलब 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो मटेरियल सेफ रहेगा। अब इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए बहुत सारे ऑथर्स ने या फिर IS कोड ने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया है। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहीं बहुत से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में आपको दिया हुआ है मैथ्स के। तो वो जो कर्व बनता है उसके एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और उसके वाई एक्सिस पे हम रखते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपका जो IS कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 वो बोलता है कि अगर आप सैंपलिंग कर रहे हो तो आपको मिनिमम 30 सैंपल्स लेने हैं स्ट्रेंथ को वर्कआउट करने के लिए। सो मिनिमम यू हैव टू टेक 30 सैंपल्स फॉर टू वर्क आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। यहाँ पर y एक्सिस पे है नंबर ऑफ सैंपल्स, x एक्सिस पे है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। अब इस पर्टिकुलर कर्व में जैसा मैंने डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में 5% से ज्यादा के रिजल्ट्स फेल होना चाहिए, तो ये वो जोन है 5% डिफेक्टिव रिजल्ट्स का। दिस इज 5% डिफेक्टिव रिजल्ट्स। एंड ये जो बीच वाला है इसको हम बोलते हैं मीन स्ट्रेंथ, we call it as mean strength. So ये मिड जो है that is called as mean strength। एंड इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें 5% वो टेस्ट रिजल्ट्स है जो आपको, जिससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। एंड इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है इसके अंदर 95% रिजल्ट्स आ गए। तो अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालना है F, या अगर मैं बोल सकता हूँ FCK, इट इज नथिंग बट the mean strength FM, FC के nothing but the mean strength FM। अब इसमें ये FM आ गया mean strength। इस पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में दिया है दैट इज K into S, दैट इज K into S। तो मैं लिखता हूं माइनस K into S। अब ध्यान देना यहां पर इस कर्व के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट के हिसाब से
अगर आपके 95% रिलायबिलिटी है या फिर 5% का फॉल है, फेल है, तब उस टाइम पे जो के का वैल्यू को लेना है वो लेना है 1.64। क्या बोला मैंने, अगर 5% डिफेक्टिव पीसेस है, 95% की रिलायबिलिटी है, तब के की वैल्यू कितनी है 1.64। तो एफसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा एफएम माइनस 1.64 टाइम्स एस। यहां पर एफएम का मतलब होता है मीन स्ट्रेंथ, एफएम स्टैंड्स फॉर मीन स्ट्रेंथ। एस का मतलब होता है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फॉर्मूला आपको बुक्स में मिल जाएगा, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। इट इज नथिंग मीन स्ट्रेंथ माइनस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन को वर्कआउट करने का फॉर्मूला, जिसमें एफ मतलब मीन स्ट्रेंथ, एफ आई मतलब अलग अलग सैंपल से आपको कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है। यहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल्स, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ सैंपल्स, जो कि आपने उस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट में आपको इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व याद रखना है। इसमें ध्यान देना कि 5% जो फेलियर है वो यहाँ पर है k इंटू एस। यहाँ पर k का जो वैल्यू है वो 1.64, यहाँ पर लिख देता हूं आपके लिए, दिस इज फॉर 95% रिलायबिलिटी। जब आपके पास 95% रिलायबल रिजल्ट्स है तो आप k की वैल्यू 1.64 ले सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ स्टडी करने के बाद अब आपको स्टडी करना है कि डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है। अब ध्यान देना, डिजाइन की फिलॉसफी है आपको मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम करना है और जो सिस्टम में लोड आ रहा है उसको बढ़ाना है। स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, आपको इसको डिवाइड करना है एक सुटेबल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल का, जिसको हम बोलते हैं गामा है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि लिमिट स्टेट मेथड ने दो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दिया है, एक है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, दूसरा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। तो अभी हम बात कर रहे हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। ये जो सेफ्टी फैक्टर है इसमें हम लोग एक्चुअल स्ट्रेंथ को और कम करते हैं, मतलब जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसको डिवाइड करते हैं गामा एम से, जिससे आपको डिजाइन स्ट्रेंथ मिलती है। अब ध्यान देना, लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से गामा एम की जो वैल्यू है वो है 1.5 किसके लिए, कंक्रीट के लिए, और गामा एम की वैल्यू है 1.15 दैट इज फॉर स्टील। अब कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर ज्यादा है, स्टील का सेफ्टी फैक्टर कम है, क्यों? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ, इन दोनों कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद अब हम जो कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक लोड कहां से वर्कआउट होगा, इट इज वर्कड आउट फ्रॉम द आईएस कोड्स। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो भी डेड लोड है, लाइव लोड है, विंड लोड, स्नो लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, इन लोड्स को वर्कआउट करने के लिए हमारे पास अलग अलग आईएस कोड्स अवेलेबल है, लाइक आईएस 875 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। उन सभी आईएस कोड्स में आपको जो लोड आप वर्कआउट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सेफ वर्किंग या फिर सर्विस लोड बोलते हैं। अब अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक लोड को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसा लोड जिसकी 95% प्रोबेबिलिटी है कि उससे ज्यादा का लोड बिल्डिंग के लाइफ में कभी नहीं आएगा। मतलब इट इज डिफाइंड एज द लोड which has 95% probability of not being exceeded throughout the life of the structure। मतलब let us say अगर मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक लोड वर्कआउट किया 1000 किलो न्यूटन का, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक लोड वर्कआउट किया आईएस कोड्स में। अब इस लोड का मतलब क्या है कि 95% चांस है कि इससे ज्यादा का लोड उस बिल्डिंग में या उस स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। मतलब फेलियर का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 5% है और जो पासिंग परसेंटेज है वो 95% है। तो 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड थ्रू द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक लोड को समझने के लिए मैं वापस से उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज कर रहा हूं जो कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक का यूज किया था।
तो मैंने यहाँ पर y एक्सिस पर रखा है नंबर ऑफ सैंपल्स, x एक्सिस पे है लोड। तो इसका जो ग्राफ है वो भी सेम बनेगा, जैसे हमने इसको बनाया था कैरेक्टरिस्टिक लोड के स्ट्रेंथ में। ये पूरा सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। इसको बोलते हैं मीन लोड। अब मैंने इसको जब डिफाइन किया था, कैरेक्टरिस्टिक लोड एक ऐसा लोड है जिसकी 95% प्रोबेबिलिटी है कि उससे ज्यादा का लोड बिल्डिंग की लाइफ में कभी नहीं आएगा। मतलब 95% की रिलायबिलिटी है और 5% का फेलियर है। तो उस 95% का जो पोर्शन है उसको कवर करने के लिए आपको ये पूरा एरिया हैश करना पड़ेगा। ये अपने एरिया पूरा मार्क कर लिया। तो ये जो एरिया मैंने मार्क किया है ये एरिया है 95% पॉजिटिव रिजल्ट है, और इस पर्टिकुलर पोर्शन में 5% का फेलियर। सिमिलरली जो इसके आगे का पोर्शन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं K इंटू एस। और मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक लोड निकालना है, उस कैरेक्टरिस्टिक लोड को बोलता हूं P। इट इज वर्कड आउट। मुझे इसका मीन लोड पता है, उसको हम बोलते हैं P सफिक्स M, दैट इज द मीन लोड। उसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करना है फिर कर्व के राइट साइड में आ गया, प्लस K इंटू S। वापस से यहां पर K की वैल्यू है वो है 1.64 फॉर 95% रिलायबिलिटी। 95% रिलायबिलिटी के लिए K की वैल्यू थी 1.64। देयरफॉर P का फॉर्मूला बनता है Pm प्लस 1.64 टाइम्स S। ये बन का फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक लोड का। यहां पर Pm का मतलब होता है मीन लोड प्लस 1.64 Pm। So S stands for standard deviation। इसका फॉर्मूला वो बनता है रूट ओवर समेशन ऑफ मीन लोड माइनस द लोड्स डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स है, Pm मीन लोड एंड Pi मतलब रिस्पेक्टिव सैंपल्स के कितना लोड है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस कंसेप्ट में आपने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक लोड को कैसे वर्कआउट करना है। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लोड को सबसे पहले IS कोड से वर्कआउट करते हैं। उसका 95% प्रोबेबिलिटी है कि उससे ज्यादा का लोड बिल्डिंग की लाइफ में नहीं आएगा। अब हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिजाइन लोड या फिर अल्टीमेट या फिर फैक्टर लोड बोलते हैं इसको। अब ध्यान देना, इसमें मैं नया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका नाम है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। एक ऐसा लोड जिसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैंने कैरेक्टरिस्टिक लोड को किसी सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने कैरेक्टरिस्टिक लोड या T का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक लोड, इसको अगर मैंने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा F से मल्टीप्लाई किया, उसको बोलते हैं डिजाइन लोड। मैंने आपको इसके जस्ट पहले आपको डिस्कस किया था कि आपको स्ट्रेंथ को मिनिमाइज करना है बट आपके लोड को इंक्रीज करना है। तो जो भी आपने लोड IS कोड से वर्कआउट किया है उसका नाम है P। उस P को आपको एक सेफ्टी फैक्टर गामा F से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो ओवर एस्टिमेट हो जाए। ये हम लोग सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अब इस गामा F की जो वैल्यू है ये आपको IS 456 में दी हुई है। इट इज गिवन इन IS 456 2000। कोड के हिसाब से गामा F की जो वैल्यू है डेड लोड और लाइव लोड के लिए वो है 1.5। अगर मैं डेड लोड, लाइव लोड, नेक्स्ट है विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। अब मैंने इसमें यहाँ पे स्लैश मार्क किया है, इसका मतलब यह है दोनों में से जो भी क्रिटिकल रहा तब गामा F की वैल्यू 1.2 है। मतलब इन तीनों लोड को आपको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट लोड कॉम्बिनेशन है कोड के हिसाब से डेड लोड प्लस विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, दोनों में से जो भी क्रिटिकल है उसमें गामा F की वैल्यू 1.5, मतलब इसको 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। आखिरी जो लोड कॉम्बिनेशन IS 456 से दिया है वो है 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ये सारे आपको कॉम्बिनेशंस कोड में अवेलेबल है। आप लोग कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए आप लोग उस पर्टिकुलर सेफ्टी फैक्टर से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो जिससे आपको अल्टीमेट लोड मिल सकता है। तो दोस्तों आपने इस सेशन में स्टडी किया कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लोड,
उसके बाद आपने पढ़ा डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन लोड क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।